आप देखेंगे 2-2 3 घंटे का जाम लग रहा है, कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे, जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है। परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। प्रशासन की अव्यवस्था है, बहुत भीड़ पड़ रही है, प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। हम लोग यमुनोत्री से आज 5वें दिन में लौटे हैं और हमें यहाँ पे खड़े घंटे 3 घंटे हो रहे हैं। सरकार है वो निष्फल है। कितनी देर हो गई यहाँ पे रुका हुआ? 2 घंटा हो गया। ट्रैफिक कितने देर से जाम है? कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से बहुत बेकार हाल है। गंगोत्री का और यमुनोत्री का बहुत बुरा हाल है, कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 5 दिन में ही करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच गए। नमस्कार, बारामासा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और अभूतपूर्व तरीके से जारी है। अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्री चारों धामों के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अव्यवस्थाओं का जो जिक्र है वो भी चौतरफा है। तमाम खबरें इस तरह से आ रही हैं कि यात्रियों को कितने कितने घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है और भी तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन यही चारधाम यात्रा जो है ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। न जाने कितने परिवार इसी यात्रा के भरोसे चलते हैं और विशेष तौर से पहाड़ की जो पूरी आर्थिकी है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यात्रा का होता है। लेकिन इस यात्रा को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इस पहलू को समझने की ज़रूरत है। तो आप उत्तराखंड के सरोकारों से अगर आप सरोकार रखते हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से सरोकार रखते हैं, उत्तराखंड के इश्यूज़ से सरोकार रखते हैं, या आप उत्तराखंड के बाहर भी रहने वाले हैं और उत्तराखंड में 4 धाम में घूमने आते हैं या उसके अलावा भी कहीं घूमने आते हैं, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल कैसा हो, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर SP सती सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बारामासा में। डॉक्टर SP सती एक जियोलॉजिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं, दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, वो जाने जाते हैं अपनी साइंटिफिक अप्रोचेस के लिए। लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर SP सती उन लोगों में भी हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लिए लाठी खाई, डंडे खाए, जेल गए, अस्पतालों में एडमिट रहे, तब जाके जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो उसमें बतौर राज्य आंदोलनकारी भी वो शामिल रहे। इसलिए साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड में पिछले 24 सालों में जिस तरह से उत्तराखंड ने आकार लिया है, उन तमाम चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए हम उनसे जो बात करेंगे आज चारधाम को केंद्र बनाते हुए, उसमें ये तमाम उनके जो अनुभव हैं, उनके जिए हुए भोगे हुए जो अनुभव हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत चीज़ें समझने में आसानी होगी। सर, पहला सवाल कि चारधाम में अभूतपूर्व तौर से यात्री आ रहे हैं, इसको सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह से बता रही है कि ये जो है इतने यात्री आ गए। रोज़ के जो DIPR से फेसबुक पोस्ट से लेकर के तमाम जगह सरकार के हम देखते हैं तो उसमें एक आंकड़ा आता है कि इस बार पिछली बार की तुलना में इतने ज़्यादा। इसको उत्तराखंड के नागरिकों को, इस आंकड़े को कैसे देखना चाहिए? सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क तो इसी पे दीजिए आप। राहुल, अगर पर्यटन, सिर्फ पर्यटन की बात होती तो वैश्विक तौर पर, वैश्विक स्तर पर ये जगह जगह, चाहे वो थाईलैंड का मामला ले लो या मॉरिशस का मामला ले लो, मालदीव का मामला ले, कई कंट्रीज़ तो इसी में उनके पर्यटन उनकी रीढ़ है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो, ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये उपलब्धि पर्यटन की दृष्टि से उपलब्धि है। लेकिन इसमें लोचा दूसरा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो हिमालय है और दूसरा पर्यटन है। हिमालय में आप उस तरह से नहीं कर सकते जैसे कि आप समंदर के बीच पे आप करोड़ों वो लाखों लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर दें और उनको आने दें, उनका स्वागत करते रहें। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ आपको कहीं ना कहीं राइडर लगाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि हम इस साल हमारे 10 लाख आए, दूसरे साल 20 लाख और तीसरे फिर 85 लाख की इस बार बात कर रहे हैं, फिर करोड़ हो जाए अगले साल और फिर 1.5 करोड़ हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब सब कुछ सिस्टम से आपका कोलैप्स कर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने 2013 की आपदा के बाद जब ये बोला जा रहा था कि ये यात्रा अगले 10 साल तक ये अपने ट्रैक पर नहीं आ पाएगी, उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने भी और कुछ इस बीच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ ने और पब्लिसिटी के एक्टिविटीज़ ने कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि जो चीज़ें उन्होंने समग्र रूप से नहीं देखी
और इसको ऐसा किया गया कि जैसे प्रोडक्ट के तौर पर केदारनाथ बद्रीनाथ को प्रोडक्ट के तौर पर परोसा गया, और उसको प्रोडक्ट को और एक तरह से पूरा जितने भी जो आगंतुक हैं, जो घुमंतु हैं, उनको एक तरह से कस्टमर जैसा, तो एक तरह से मार्केट जैसा बना दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि आप केदारनाथ बद्रीनाथ का प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव था वो था यहाँ की यात्रा का, यहाँ का स्पिरिचुअलिटी, जो हिमालय की सैंक्टिटी और हिमालय की प्रेस्टीननेस के साथ जो जुड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। उसको कहते हैं हम तीर्थाटन, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। लेकिन इस बीच ये सारे जो पिलग्रिमेज और टूरिज्म के बीच की जो दीवार थी वो स्पष्ट देख थी, वो ब्लर हो गई है और लगभग फट गई है। अब इसमें होना ये चाहिए था जो राहुल, कि हिमालय में पर्यटन भी हिमालय की सैंक्टिटी, हिमालय की फ्रेजिलिटी को देखते हुए, हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए जो एलिमेंट्स पिलग्रिमेज में होने चाहिए थे, जो एलिमेंट्स पर्यटन तीर्थाटन में होने चाहिए थे, वो उन एलिमेंट्स को बहुत बड़ी तादाद में पर्यटन में, अगर पर्यटन लागू कर रहे हैं आप, तो पर्यटन में उसको लागू करना चाहिए था। एलिमेंट्स होंगे तीर्थाटन के और उनको पर्यटन में लागू, ये तो जायज़ है, ये तो होना चाहिए। हो उल्टा गया। पर्यटन के लिए जिस तरह से बिंदास और स्वच्छंदता और उन्मुक्तता का जो पर्यटन के लिए जो जनरल परसेप्शन है, जो ढीले ढाले रूल्स भी हैं, वो तीर्थाटन में लागू कर दी। अब हुआ क्या कि ये जब जैसे दीवार ब्लर हो गई तीर्थाटन और पर्यटन की, तो सारे के सारे, चाहे युवा हैं, चाहे ब्लॉगर्स हैं, चाहे घुमंतु हैं, एडवेंचर वाले हैं, सारे सब के सब एक मुश्त एक भेड़ चाल के तौर पर आने लग गए हैं। और उसमें कोई राइडर, कोई आपने उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं बनाई, चेक्स एंड बैलेंस का कुछ करना चाहिए था, वो कुछ नहीं किया आपने। और अब आपके, ये मैं मान रहा हूँ, आज की तारीख में सरकार भले ही कितने दावे कर दे, अंदर से सरकारी तंत्र के अंदर ये हिल गया है मामला कि ये तो गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ होने की, इस बात का अंदेशा होने के पूरे, इसलिए इसमें जस्टिफिकेशन है कि हिमालय में अब मानसून आने वाला है, इस साल आग ज़्यादा लगी है। ये भी संभव है कि एक आध इवेंट्स क्लाउड बस्ट के ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लाउड बस्ट बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमेनन होता है, उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपके, आज यहाँ पे होगा कल वहाँ पे होगा। ये तो बोल सकते हैं कि हिमालय में क्लाउड बस्ट होगा, किस वैली में और कहाँ होगा ये नहीं बोल सकते। ऐसा भी हो सकता है जब सारी सड़कें, पूरी सड़कें जाम है, किसी भी सेगमेंट में अगर क्लाउड बस्ट हो तो हानि होने की बड़ी आशंका है, और श्राइन्स पे तो है ही है। तो आपको ये बात तो सोचनी पड़ेगी कि ये कुछ ना कुछ फंडामेंटली रॉन्ग हुआ है, इस सारे फंडामेंटली इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, और बड़ा गड़बड़ हुआ है। और ये जो आप बातें बता रहे हैं कि चलिए हिमालय, मतलब उत्तराखंड है, हम जानते हैं कि डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, ये जितने फिनोमिना है हम जानते हैं, देर सवेर छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे ये होने ही वाले हैं, होंगे ही, ये प्रवृत्ति में है। लेकिन उनसे होने वाले नुकसानों को जो है हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर सही अप्रोच के साथ में चला जाए। आपदा और मौसमी घटना में ये अंतर है कि आपदा प्लस माइनस, वो जो भी उसके कारण जो भी तोड़फोड़ हुई है, उसमें अगर आदमी लगा दो तो आपदा हो जाती है। अगर इंसान जितना ज़्यादा होगा आपदा उतनी बड़ी होगी। माइनस ह्यूमन बीइंग, इट्स एन इवेंट। ये केवल एक घटना है। इसको आपदा तो मानव बनाता है, और मानव के सेटलमेंट्स, मानव के स्ट्रक्चर्स, मानव द्वारा बनाए गए जितने भी मानव द्वारा रिहायशी इलाके हैं, या मानव का खुद अपने आप होना, मानव के पशु जितने भी हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे जो मानव से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान ही आपदा होता है। अब वो उसका आकार कितना बड़ा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ उस समय आदमी कितने थे। आपने आज की स्थिति ये है कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि सोनप्रयाग में लगातार बैरिकेड टूट रहे हैं, बाढ़ की बाढ़ लोगों की वहाँ जारी है, अपने रात भर नीले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं, और ये तब है जब मौसम अभी इतना ख़राब नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बड़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा आपको कि इस तरह से नहीं चलेगा। अच्छा, अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, और लोगों का एक अप्रोच भी रहती है कि जब भी आप इस तरह के डिस्कशंस करें तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस करें, स्पेसिफिकली आप सुझाव दें। तो हमारे साथ में बहुत मुफीद व्यक्ति हैं, उन सारे सुझावों को सुनने के लिए हम सर एक एक करके सुझावों पे भी बात करेंगे कि क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, क्या कॉशंस होनी चाहिए, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार पहले
प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना मैसिव लेवल पे बढ़ रहा है लोगों का आना, उसका एक अच्छा पक्ष तो ये है कि चलिए उससे जो लोग भी आजीविका के तौर पर, व्यावसायिक तौर पर चारधाम से जुड़े हुए हैं, वो उसे बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में, मतलब वो बाज़ार है उनके लिए, और बाज़ार जितना बड़ा होगा तो कमाई उतनी अच्छी होगी। लेकिन इसके नुकसान कितने हैं, उनको अगर हम कुछ पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर पाएँ, जो सीधे नुकसान हमें इससे दिखते हैं, ताकि ऑडियंस को वो क्लियरली समझ में आए कि लोग अगर उत्तराखंड से सरोकार रखने वाले लोग, साइंटिफिक अप्रोच वाले लोग, एनवायरमेंटल कंसर्न वाले लोग अगर ये बातें बोल रहे हैं कि ये खतरनाक है, तो ये क्यों बोल रहे हैं, इनको अगर हम स्पेसिफिकली गिन पाएँ कि क्या क्या उसके सीधे नुकसान हैं। 4-5 चीज़ें तो साफ साफ दिखती है। एक तो ये है कि जब से रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया, तब से आपने ग्लेशियर्स के नज़दीक तक बहुत सारी गाड़ियों के लिए आपने आमंत्रण दे दिया। अब ग्लेशियर्स तक जब गाड़ियाँ जाती हैं तो जो उनका जो फ्यूल उड़ता है, जो धुआं उड़ता है, उसमें अनडाइजेस्टेड कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होगा। उसकी वजह से ग्लेशियर्स में ये बाद में ये एटमॉस्फेयर में वहाँ जाएगा तो उसके बाद ग्लेशियर्स में पड़ेगा। ग्लेशियर्स का टोन, ग्लेशियर का कलर चेंज हो जाता है, उससे एल्बिडो चेंज हो जाता है। मतलब ग्लेशियर्स के सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता में अंतर आ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, एक बात। दूसरा, इतने सारे लोग वहाँ जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लोकल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इतने सारी चीज़ें। तीसरी बात यह, इतने सारे लोग जा रहे हैं तो वहाँ इतने सारे उनके लिए खाना बन रहा होगा होटलों में, उनके लिए इतने सारी चीज़ें, ठंड वहाँ है तो उसकी वजह से वो मेजर्स भी हो रहे होंगे, उसकी वजह से और लोकल हीट हॉट स्पॉट टाइप का बन जा रहा, लोकल हीट स्पॉट बन जा रहे हो, ये बात तो है। तीसरा, इतने फुटफॉल अगर वहाँ होंगे, उस इलाके में होंगे, तो हिमालय में वेजिटेशन की ग्रोथ वैसी नहीं होती जैसे प्लेन में होती है। वहाँ बहुत स्लो ग्रोइंग होता है। वेजिटेशन को सस्टेन करने के लिए उसको एक बार अगर आप चले गए वहाँ और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसमें कई 5-10 साल लगते हैं। एक जैसे 12 साल में क्यों होती थी ये राजजात यात्रा, कि 12 साल में फिर वो रेस्टोर हो जाता था, वो जो इकोसिस्टम जो डिस्ट्रॉय हो। लेकिन आप अब हर साल लाखों लाख फुटप्रिंट वहाँ पड़ रहे हैं, फुटफॉल वहाँ हो रहा है, उसकी वजह से जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, जो वहाँ का। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि हिमालय में एक दूसरी चीज़ है, हिमालय में बहुत सारी स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं हम उसको। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब हुआ कि वो केवल हिमालय में, वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। उन स्पीसीज पे बड़ा नकारात्मक असर, बहुत नकारात्मक असर। उसकी वजह से आप देखिए कि बड़ा नुकसान बायोडाइवर्सिटी का होगा। उसके बाद अलावा हेलीकॉप्टर की आपने आमद बढ़ा दी है। हेलीकॉप्टर्स के आने की वजह से जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ पे बहुत ही निगेटिव असर पड़ा। इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं, ये प्रूवन स्टडीज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत मतलब साफ साफ वहाँ इकोसिस्टम में तो इरिवर्सिबल डैमेज बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके अलावा जो जब आप ज़्यादा सेटलमेंट्स बनाते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा सेटलमेंट्स बनाएंगे, ज़्यादा पहाड़ को खोदेंगे, तो उसकी वजह से जो टेरेन है, टेरेन का स्लोप्स को आप बहुत तेज़ी से आप वो कर रहे हैं, उसको टेरेन को मॉडिफाई कर रहे हैं। टेरेन के सस्टेनेबिलिटी को, जो स्लोप की स्टेबिलिटी को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड की तादाद और बढ़ेगी, वो बढ़ रही है। ऐसी जगह पे भी होटल बन गए हैं जहाँ मतलब आपने 2013 में देखा था कि सारे जो रिवर बेड से जो होटल उठाए गए थे वो सब के सब है। आज होना चाहिए था कि उससे सबक लेके ऐसा नहीं हो, आज उल्टा हो गया। आज तो केदारनाथ में 4-5 मंजिल में देख रहा हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो हमारी कुल मिलाकर इन घटनाओं से, इन आपदाओं से, हमारी जो पूरी हिस्ट्री है, इन आपदाओं से सबक न लेने की उदास कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक ये पर्यटन और इसकी बात करें हम तीर्थाटन की, आज समय आ गया है कि पर्यटन का नुकसान हो रहा है तीर्थाटन का एलिमेंट्स पर्यटन में घुसने से, और पर्यटन को तीर्थाटन को पर्यटन समझने की वजह से पर्यटन के सर्किट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। आपके पास बड़ा पोटेंशियल है, आप इसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को आप आज सबके सब पर्यटक नहीं, सबके सब तीर्थाटन के लिए नहीं आए हैं, तीर्थयात्री नहीं है,
ज़्यादातर पर्यटक है। पर्यटन के लिए बड़े डेस्टिनेशन आपके पास डेवलप हो सकते थे। आपने पर्यटन पे सारा एम्फेसिस मार के आपने 2-3 वैलीज़ को ही, यमुना वैली, भागीरथी वैली और अलग मंदाकिनी वैलीज़ पे ही आपने कंसंट्रेशन करके आपने दूसरी वैलीज़ का, दूसरे जो मैसिव्स हैं, दूसरे धार जो हैं, दूसरे पहाड़ जो हैं, उनका बड़ा नुकसान किया है। होना ये चाहिए था कि उस तरह से आप पर्यटन का अलग से सर्किट्स डेवलप करते हैं। उसके लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है, प्राइमरी तौर पर आप उत्तराखंड में समय आ गया आपका पर्यटन को क्लियर कट विभागीय अलग बने और तीर्थाटन अलग बने। मंत्री हो संभव हो तो अलग बने और सेक्रेटरीज अलग बने और उनके प्रोविजंस अलग हो। तीर्थाटन में पर्यटन को घालमेल ना हो और पर्यटन में तीर्थाटन के घालमेल ना हो, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपने बड़ी चौड़ी रोड तो बना दी है, लोगों प्रचारित भी कर दिया। अब इतना बड़ा ट्रैफिक पहाड़ों में आ रहा है, चौड़ी रोड का मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक कहीं रुकेगा भी तो। आपके पास हिल्स में एक टाउन ऐसा नहीं है कि जो 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ एक जगह पे खड़ी हो जाए, तो गाड़ियाँ खड़ी होंगी कहाँ जो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। इसलिए पूरी की पूरी रोड है आपने पार्किंग बन गई है। इसलिए आप ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक, ऋषिकेश से गौरीकुंड तक और बड़कोट से और यमुनोत्री तक और उत्तरकाशी से और गंगोत्री तक सारी की सारी रोडें जाम पड़ी हुई हैं, क्योंकि आपने रोड को ही पार्किंग बना दिया। आपका जब कोई डेवलपमेंटल मॉडल होता है तो उसके कई जगह करेक्शन करनी पड़ती है। रोड संकरी थी, कम ट्रैफिक आ रहा था, उसके लिए कहीं भी गाड़ियाँ एकोमोडेट हो जाती। जब रोड चौड़ी होगी तो उन चौड़ी रोड में ज़्यादा ट्रैफिक आने के लिए ज़्यादा ट्रैफिक रुकेगा कहाँ, ये कहीं सोचा नहीं है आपने। पार्किंग का आज तक आपके पास रोड मैप नहीं है। बदहवासी में पिछले साल कुछ लोग बोल रहे थे कि अब उनको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे, मतलब एडिट्स बनाएंगे और उनके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग वो करेंगे। अब टनल्स के आपने हाल देख रखे हैं, पहाड़ को खोदना इतना सारा लेके, जो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी। अब तीसरी बात ये है, राहुल, मैं ये मानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास न इतना फुर्सत है और न इतना अनुभव है कि वो यात्रा के टाइम पे यात्रा को भी देखे और पूरे ज़िले को भी देखे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर अलग बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल रेगुलेटरी सिस्टम अलग बनना चाहिए उसके लिए कि यात्रा IAS के लिए कोई यात्रा अधिकारी या कुछ ऐसा सीनियर IAS बने जो यात्रा के मामले में पूरे ज़िले के सारा तंत्र उसके अंडर काम करे, जिसका फुल टाइम काम ये हो। और ऐसा ही नहीं, वो पूरी बॉडी बने और उसका सबसे सीनियर IAS बने हरिद्वार में, जैसे सब बैठे वहाँ से वो रेगुलेट करे। पहले भीड़ को कंट्रोल करना सबसे प्राइमरी, ऊपर नहीं हो पाएगी भीड़ कंट्रोल होगी तो ऋषिकेश हरिद्वार से होगी। ऊपर जो चले गया वो बैरिकेड भी तोड़ेगा, आप इतने लोगों पे गोली नहीं चला सकते, लाठी नहीं चला सकते। बिल्कुल दूसरी चीज़ हो जाएगी, आपको नीचे से रोकना पड़ेगा जहाँ आपके पास स्पेस है। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, आप हज़ारों गाड़ियाँ कई लूप लाइन्स में डाल के आप वहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं। पहाड़ में चले गए आप वहाँ नहीं रोक सकते। इसके लिए आपको बहुत सबसे सीनियर अधिकारी यहाँ बैठना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेशन में सारा तंत्र अगर काम करेगा तब, क्योंकि ये भीड़ इस साल अगर 1 करोड़ पहुँचती है तो अगले साल 1.25 करोड़ पहुँचेगी, फिर 1.5 करोड़। आपको कुछ ना कुछ तो इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। ये सतही नहीं होता है, जैसे मैं बनाग्नि में देखता हूँ कि जंगलों में आग लग गई, उन दिनों तो पूरा तंत्र मंत्री जी भी संतरी जी भी, कोई मंत्री बुझाने जा रहा है, कोई मतलब ऐसे बेवकूफ़ी जैसे काम हो रहे हैं। और जैसे आग बारिश आई, आग बुझ गई, वैसे उनकी शांति, उनके दिल की आग भी बुझ जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। और हम ये वाली जो आपने बात कही कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे से ही उसको कंट्रोल करना होगा। और कैरिंग कैपेसिटी, हर एक क्षेत्र की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो कैरिंग कैपेसिटी जो अभी 2 साल पहले सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि एक पर्टिकुलर जगह की 15,000 है, उसी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा के लगभग 30,000 1 साल 1.5 साल में सरकार कर देती है। तो ऐसा सरकार ने 2 साल में क्या किया उस क्षेत्र के लिए कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी डबल हो गई? तो सीधा समझ में आता है सिर्फ इस वजह से किया कि उस आंकड़े को बड़ा करना है। कुछ प्रेशर स्थानीय लोगों का या व्यापारियों का भी होगा कि भीड़ को अगर आप इतना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो हमारे व्यवसाय पे असर पड़ेगा। तो इस पहलू से कैसे डील किया जाए? नहीं, पहली बात तो ये है राहुल, इनिशियल स्टेज पे 15,000 भी कैसे डिसाइड किया था, ये अनक्लियर है। हाँ। फिर इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द श्राइन्स ओनली,
ये केवल उनकी नहीं, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, गंगोत्री, यमुनोत्री की कैरिंग कैपेसिटी का मामला नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी का मामला पूरे वो वैलीज़, जिन वैलीज से होकर ये ट्रैफिक बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच रहा है, उन पूरी वैलीज का देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ के 15,000 है और आप बाकी 16,000 ना आए, आप उसको जोशीमठ में रोक दो सारे। 20-25,000 आप जोशीमठ में नहीं रोक सकते, या 10,000 आप चमोली में नहीं रोक सकते, कंटबैग में नहीं रोक सकते। आपको पूरी वैलीज़ का कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन कर, पूरे श्राइन रूट्स का कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। वो बहुत साइंटिफिक और बहुत रिगरस एक्सरसाइज होगी और वो ज़रूरी है। ज़रूरी करनी एक बात ज़रूरी है, ये बड़ा बेड़ा उठाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत सतही सुपरफिशियल हो जाएंगे। फिर वही वाली बात हो जाएंगे कि एक मंत्री जी कह रहे थे कि वहाँ डोले पालके और घोड़े वालों के कारण भीड़ बढ़ रही है ना। तो ये ऐसी बात हो जाएगी। हाँ, ये हास्यास्पद बात है, ये लगभग ये मतलब अश्लील बात है जी, क्रूर बात है ये, कि जो वहाँ रोजी रोटी के लिए जो बेचारे उनको लाद रहे हैं, तुम उनको बोलो कि वो उनकी वजह से भीड़ बढ़ रही है, तो वो किसको लाद रहे हैं? वहाँ ज़्यादा लोग जा रहे थे, तभी तो लाद रहे हैं उनको। तो ये सारी चीज़ अगर इतना अच्छे से मैनेज रहेगा और इतना अच्छे से प्रोग्राम्ड रहेगा तो उससे व्यवसाय और लोकल लोगों के भी हित सधेंगे। मैंने अभी एक शैलेंद्र गोदियाल, एक पत्रकार हैं, उत्तरकाशी से लिखते हैं, उनका एक ट्रैवलॉग, उनका एक वृत्तांत यात्रा का एक पब्लिश हुआ अभी एक दैनिक में। तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल अपना जो बताया कि एक जगह से, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अब ट्रैफिक जहाँ मैनेज किया जा रहा है वो खाली, जहाँ पर कोई मार्केट नहीं है, एक तरफ तो यात्री इसलिए परेशान कि जहाँ वो 4 घंटे तक फंस गया, उसके आसपास एक पानी की बोतल बेचने वाला भी कोई नहीं, टॉयलेट जाने वाला के लिए कोई जगह नहीं। तो एक तो परेशानी वो हुई। दूसरा, वो ट्रैफिक जब छोड़ा गया तो उस कस्बे में भी उनको 1 मिनट भी रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस की फोर्स थी कि यहाँ ट्रैफिक नहीं रुकेगा। तो पूरा कस्बा, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल दिया था एक किसी लोकल दुकानदार का कि आज सुबह 12 ब्रेड पकौड़े बनाए थे, उनमें से अभी तक 4 भी नहीं बिके हैं। यही जबकि वो जैसे ही भीड़ खुल रही है, जैसे रास्ता खुल रहा है, वो किसको पड़ी है वहाँ कुछ खाने की? उन्होंने कहा पहले पहुँचना है। ये गौरीकुंड से भी ये खबर है कि पहले ये होता था कि नियंत्रित करने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए पहले गौरीकुंड में बैरिकेड लगाया जाता था, सोनप्रयाग में लगाए जाके, उससे पहले फाटा में करें, उसके फिर गुप्तकाशी में करें, रोके जाते थे लोग। तो उन टाउनशिप की अपनी वो चलती थी, इकोनॉमी चलती थी। जब आपने निर्बाध कर दिया है तो निर्बाध में न तो उनकी कोई इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। एक लॉज वाला है जो मेरा परिचित है, वो कह रहे हैं कि पिछले साल से आधे कीमत पे भी लॉज के कमरे नहीं जा रहे हैं। और वो कह रहा था कि मेरा केवल एक ही चीज़ बिकी है, 50 पेटियाँ पानी की, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता, वो सीधे उठाए चल दी, सीधे उठाए चल दी। बाकी मेरे रेस्टोरेंट से न तो कोई खा रहा है ना कुछ खा रहा है। जो आपने बोली वो बात एक और ने भी बताया कि ये इस तरह का है कि इसकी वजह से लोकल इकोनॉमी तो तभी होगी जब ये सब चीज़ें व्यवस्थित होंगी। आज 25,000 आ रहे हैं, अगर व्यवस्थित 15,000 आता तो मैं कहता हूँ कि पूरे लोकल इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा होता है, इकोलॉजी को कम नुकसान होता है, बड़ी अनहोनी की कम आशंका रहती। तो ये तमाम चीज़ें और यात्री भी इस परेशानी से नहीं गुजरते कि उत्तराखंड हाय हाय के नारे तमाम जगह। इस सारे प्रकरण में जो सबसे बड़ी बात है, यात्रियों की परेशानी को तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है। अभी ये सारी चीज़ें तो उसके मतलब डिस्कोर्स में है ही नहीं। यात्री पता नहीं किस हाल में है, कैसी स्थितियों में जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मर भी रहे हैं लोग, लेकिन अब वो खबरें नहीं बन रही। पहले बद्रीनाथ में, जो केदारनाथ में ठंड से मर गए 2, तो वो खबरें बनती थी, हार्ट अटैक से मर, अब खबरें ही नहीं बन रही। ये तरह अब इतनी बेतहाशा भीड़ आ गई, अब प्रायोरिटी दूसरी होगी। खाली हल्ला ये हो गया कि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। उसके चक्कर में मूल उनकी असुविधाएं, जितना उनको परेशानियां हो रही हैं, ये सब कुछ हो रही है, इसको वो चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं। और एक बात और भी है राहुल की, ये कहीं ना कहीं ये सरकारों का इनह्यूमन है, वो है कि आपने इतने लोगों को तो बुला दिया, आप ही ने करा भाई प्रचार, किसी ने थोड़ी करा, और उसके बाद उनको आप मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे सके। नहीं दे पा रहे। अब आज के तारीख में वो कल्पित नहीं है, बिल्कुल वो भीड़ कल्पित थोड़ी है। अगर वो भीड़ है तो दया के पात्र है। आपने बोला भाई कि हमारे उत्तराखंड आइए, है ना, अपने आयो उत्तराखंड में गाने भी चलाए आपने, सब कुछ करा, और यहाँ आए और यहाँ लोगों को मरने के लिए अपने हाल में छोड़ दिया। तो ये तो बहुत ही गलत बात, बहुत गलत है। तो हम एक बार रैप करने से पहले जिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों की हमने बात की, कि एक तो विकेंद्रीकरण हो ताकि डाइवर्स किए जा सकें, एक अलग से
तीर्थाटन और पर्यटन को बिल्कुल अलग करके मंत्रालय के स्तर पे ही हो पाए तो मंत्रालय के स्तर पे ही अलग करके बनाया जाए। अधिकारियों की हमने बात की कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, मतलब यात्रा रेगुलेटरी बॉडी अलग बने, रेगुलेटरी बॉडी वो हाई पावर बने और यात्रा के केस में सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस अथॉरिटी के अंडर में काम करें। सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे एलिमेंट्स, सारे विभाग जो भी यात्रा से रिलेटेड है वो उसमें काम करें, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये मतलब आइलैंड बन के कि फिर कुछ ऋषिकेश में रोक दिया, श्रीनगर वाले को बोला तो श्रीनगर का डीएम पौड़ी का डीएम बिल लगा हुआ उनको बिस्कुट और बांटने में, कोई मजाक हो रखा, मतलब कि रुद्रप्रयाग का अलग से लगा हुआ है, ऐसा नहीं। पूरा तंत्र पूरा डेवलप हो और उसमें एक बात प्लान ए प्लान बी इसकी व्यवस्था हो। सबसे खतरनाक बात जो है, आपने जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनको अभी भी स्ट्रेंथन नहीं किया। 2013 की आपदा के बावजूद भी आपका सारा जोर है चारधाम यात्रा की चौड़ाईकरण पे, और जिन रूट्स ने, जिन लूप लाइनों ने उतना इवैक्यूएट किया था उतना मास वहाँ से, वो रूट्स को आपने आज भी स्ट्रेंथन नहीं किया। वो आपके पास वैकल्पिक जो पैसेजेस थे उनको आपने स्ट्रेंथन नहीं किया। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है ना, बहुत गलत बात इसलिए भी है कि पिछले साल भी जब भी सारी 150-200 सड़कें मेन सड़कें बंद पड़ी हुई थी तो लोग पहाड़ों से मैदानों की तरफ इन्हीं लूप लाइन से आए थे। सच बात ये है, बोला तो चारधाम यात्रा रूट को बोला गया कि ये ऑल वेदर रोड है, लेकिन जैसे ही वेदर ख़राब होता है ये ऑल वेदर रोड बंद हो जाती है ना। ऐसी दशा में केवल वो जो पुरानी रिजेज के संकरी सड़कें बनी हुई हैं, रिजेज पे बनी है, धारों से बनी हुई हैं, वो सड़कें महफूज रहती हैं। उन्हीं सड़कों से ट्रैफिक, पहाड़ का ट्रैफिक नीचे आता है, उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी था, जिस पे आपका कोई ध्यान नहीं है। ये सारे, अच्छा मज़ेदार बात है कि ज़्यादातर एरियाज़ के लिए लूप लाइन्स की व्यवस्था है, उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी था, उनकी भी इकोनॉमी बनती, वहाँ भी मतलब एक तरह से उसके बाद पर्यटन के सर्किट भी डेवलप होते। वो सिर्फ आपदा के समय ही काम नहीं आते, बल्कि इसलिए भी कि अगर ऑल्टरनेट रूट डेवलप होता है तो वो पूरी वैली की इकोनॉमी जो है वो सुधर जाएगी उसकी वजह से। और एनवायरमेंटल कंसर्न पे भी एक लास्ट इसको जब ख़त्म करें उससे पहले एक बार, एक तो हमने ग्लेशियर्स की बात करी ही कि वो उस लिहाज से कितना ख़तरनाक है, और इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं वो कैसे पड़ रहे हैं। और जो हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज करते हैं, तमाम चारधाम के बहाने भी जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से पहुँचें कि वो चारधाम से इतर भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जा पाएँ, या जो इतने पॉपुलर नहीं हैं। मतलब मोदी जी आते हैं और केदारनाथ की गुफा में बैठते हैं और हम देखते हैं कि उन एक व्यक्ति की एक फ़ोटो से सीधा आंकड़े का बहुत ज़्यादा बढ़ना देखा जा सकता है। और दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं, तो कुछ और जगह भी ऐसी हो सकती हैं जिनको डेलिब्रेटली सरकार को प्रमोट करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, पूरे पहाड़ में अगर देखें आप, वैलीज से इतर, वैलीज से जो मुख्य सड़कें जा रही हैं, उसके अलावा जो लूप लाइनें जा रही हैं, वो जो लूप लाइनें जहाँ तक पहुँच रही है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। राइट, ऑलवेज, मतलब ये इसमें एक ऐसा भी नहीं एक आध अपवाद हो, वो ऑलवेज वो बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। उन पे अगर उधर की तरफ डिसेमिनेट हो जाए पूरा ट्रैफिक, एक तो पर्टिकुलर एक एरिया पे ज़्यादा लोगों का जाना ज़्यादा डैमेज करता है टेरेन को, वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, बड़े पोटेंशियल बनते हैं डिजास्टर के, उसको डिसेमिनेट कर पाओगे आप। दूसरा ये है कि आप इकोनॉमी बैलेंस कर पाओगे, आप लोगों का बड़े डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी आपकी डेवलप होगी, और टूरिज़्म की इकोनॉमी सही अर्थों में तब कही जाएगी, टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी तब कही जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तब आपको ऑल वेदर जैसी चौड़ी रोडें नहीं बनानी पड़ेगी जो ज़्यादा टेरेन का जिन्होंने सत्यानाश कर दिया है। और इन ऑल वेदर रोड ने, अभी देखिए आप, फिर बरसात आने वाली है, अभी देखिए क्या तांडव मचता है फिर। तो इसी नोट के साथ ये प्रोग्राम को रैप करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से बात करने के लिए। उम्मीद है कि चारधाम के रिलेटेड जितने इश्यूज़ इस समय पे उठ रहे हैं, उनके साइंटिफिक पक्ष को, उनके आर्थिक पक्ष को, उनके सामाजिक पक्ष को, फ्यूचर में क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे कि इसको सुलभ बनाया जा सके सभी के लिए, न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, बल्कि यहाँ आने वाले तमाम यात्रियों के लिए भी, वो सारे पहलुओं पर डॉक्टर सती ने विस्तार से जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों के साथ ही हमारे नीति नियंता भी इस तरह के एक्सपर्ट की जो सलाह हैं उनसे सीख लेते हुए, उन पर अमल करते हुए भविष्य के लिए कुछ अच्छी नीतियाँ बनाएंगे। तो
ये था आज का कार्यक्रम। जुड़े रहें, देखते रहें बारहमासा।